नमस्कार दोस्तों, स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पर। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम बीएसटीसी एवं पीटीईटी में आएंगे। एग्जाम 2025 में जो भी आगामी भर्तियाँ होंगी उनमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके की। प्रश्न फर्स्ट, किस समिति का गठन 21 मार्च 2022 को राजस्थान में नए जिले गठित नए जिले की आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु किया गया था। तो आपको आंसर बताना है दोस्तों, कौन सी समिति बनाई गई थी दोस्तों। तो बताओ कौन सी गठित की गई थी 21 मार्च 2022 को। रामलुभाया समिति। कौन सी समिति थी दोस्तों? रामलुभाया समिति। ठीक है दोस्तों, अब इसको जैसे रामलुभाया समिति आ गई, ठीक है। तो 21 मार्च 2022 को नए जिलों की आवश्यकता का आकलन करने हेतु सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री रामलुभाया की अध्यक्षता में रामलुभाया समिति का गठन किया गया। समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य बजट वर्ष 2023-24 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने संवेदनशील, जवाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन की प्रतिबद्धता की दिशा में कदम उठाते हुए 19 नए जिले व 3 संभाग का गठन की घोषणा की। राज्य सरकार ने नए जिलों के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया। वर्तमान में कितने जिले हैं दोस्तों? 41। ठीक है दोस्तों, कितने जिले हटा दिए? 9 जिलों को हटा दिया है भाजपा सरकार ने। ठीक है दोस्तों, श्रीमान भजनलाल जी ने 9 जिलों को कम कर दिया गया है। वर्तमान में राजस्थान में सिर्फ 41 जिले हैं, ठीक है, और 7 संभाग है। तीनों संभागों को भी हटा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो किस जिले में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाएगा दोस्तों? सर्वाधिक तापमान तो कहाँ पड़ेगा? चूरू में। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू। और न्यूनतम तापमान कहाँ होगा दोस्तों? जैसे कोटा, ये हो गया अपना सिरोही। न्यूनतम तापमान कौन सा जाएगा? सिरोही। क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि सिरोही अरावली पर स्थित है, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। सिरोही 1200 मीटर ऊपर है, ठीक है, औसत जमीन से। इस कारण यहाँ न्यूनतम तापमान पाया जाता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सिरोही जिले का तापमान जून में राजस्थान की अन्य जिलों की तुलना में कम रहता है। यह जिला अरावली पर्वत श्रेणी के नज़दीक है, जिससे यहाँ ठंडक बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, यह 1200 मीटर ऊंचा है सिरोही जिला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है दोस्तों, राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पश्चिमी अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान। ठीक है दोस्तों, जो कि 60.11% क्षेत्रफल में है, यानी कि 2/3 पे रेगिस्तान ही है दोस्तों। वहीं अरावली की बात करें तो 9% आ जाएगा। वहीं पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो दोस्तों कितने प्रतिशत पे आ जाएगा? 23% क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके व्याख्या पर। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्या है? रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आए हुए क्वेश्चन है, 2024 में सीईटी में भी आया था। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसमें आपको दे रखा है कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। कितनी इसकी ऊंचाई? 1722 मीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई 1722 मीटर, जो कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि जिला सिरोही में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ती है? सिरोही जिले में। व्याख्या देखते हैं इसकी। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 1722 मीटर। यह माउंट आबू में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल है। कौन सा? माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, और ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नीलगिरी की पर्वत पहाड़ियों के मध्य में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। तो ये गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा गीत भी गाए जाते हैं। तो एक कौन से महीने में मनाया जाता है दोस्तों? क्या जाएगा इसका आंसर? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। ऑप्शन
द, क्या जाएगा ऑप्शन द। चैत्र शुक्ल अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में चैत्र कृष्ण अष्टमी अर्थात शीतला अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के प्रति बालिकाओं में ज़्यादा उत्साह रहता है। गुड़ला एक छिद्र किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेजा जी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है? तेजा जी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है दोस्तों? इसका क्या आएगा आंसर? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या जाएगा इसका? पर्वतसर। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें देशनोक करणी माता की, ये आसीन भीलवाड़ा में है और ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है जहाँ पशु मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्वतसर आ जाएगा आंसर, तेजा जी का पशु मेला। पर्वतसर डीडवाड़ा वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में भरने वाले प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पर्वतसर में तेजाजी महाराज का लगता था। मंदिर परिसर में पूरे भादो मेले मेले सा माहौल रहता है। पर्वतसर में एशिया का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला भरता है। एशिया का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा ऑप्शन में? शाम मेला, ये विवाह से संबंधित है। वहीं बात करिए बान, बान भी विवाह से पहले खाया जाता है। और मुगदना क्या होता है दोस्तों? ये मुगदना होता है जो शादियों में रसोई बनती है ना, उससे पहले ये एक रस्म होती है मुगदना, जो एक पेड़ या कुछ लकड़ियाँ लाई जाती हैं और उनको उनका आरता किया जाता है, उसको मुगदना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सातरवाड़ा नहीं आएगा, मतलब सही आंसर क्या जाएगा? सातरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 9, निम्न में से बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम क्या है? तो इसमें क्या जाएगा दोस्तों? क्या आएगा दोस्तों इसमें? अब्दुल्लाह पीर। क्या जाएगा? अब्दुल्लाह पीर। राइट आंसर आ जाएगा स। क्या जाएगा? अब्दुल्लाह पीर। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। अब्दुल्लाह पीर, ठीक है दोस्तों, मुस्लिम बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का प्रसिद्ध मकबरा अब्दुल्लाह पीर के नाम से जाना जाता है। अब्दुल्ला पीर दरगाह बांसवाड़ा में कहाँ है? बांसवाड़ा में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलौदी में हुआ है, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या जाएगा इसका आंसर? क्या आएगा? रूपनाथ जी, इलोजी, मामा जी और देव बाबा। तो क्या आएगा इसमें? आ जाएगा रूपनाथ जी। क्या आएगा? रूपनाथ जी, जिसको बालकनाथ के रूप में भी पूजते हैं। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखते हैं इसकी। रूपनाथ जी आंसर आ जाएगा। रूपनाथ जी का जन्म कोलूमंड फलौदी में हुआ था। ये बापूजी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे। इन्होंने जिंदराव खिच्ची को मारकर पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। इन्हें हिमाचल प्रदेश, क्या राजधानी हिमाचल प्रदेश की? शिमला में बालकनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से तत्ववाद यंत्र हैं जिनमें तार होते हैं ना, तार, उनको तत्ववाद यंत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें? जंतर, रवाज और बफंग। तो कौन से हो जाएंगे इसमें से? राइट आंसर क्या आएगा? ये तीनों ही तत्ववाद हैं। ठीक है दोस्तों, तत्ववाद तीनों ही है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या जाएगा इसमें? ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तीनों सही हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं, देते हैं। तत्ववाद युक्त या तारयुक्त वाद यंत्र, जिसमें कौन कौन से हैं? सितार है, एक तारा है, वीणा है, जंतर है, कामयाचा हो गया, सांगरी हो गई, रवाज हो गया, बपंग हो गया इत्यादि। कौन कौन से हैं तत्ववाद यंत्र? सितार, एक तारा, वीणा, जंत्र, कामयाचा, सांगरी, रवाज, बपंग इत्यादि। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी दोस्तों? क्या जाएगा ऑप्शन? लूणी, सिंधु, चंबल, सरस्वती। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका? राजस्थान की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती। ठीक है दोस्तों, कौन सी आ जाएगी? सरस्वती नदी। राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, जो कि एक पौराणिक
पुराण और वेदों में इसका उल्लेख भी है सरस्वती नदी का। ठीक है दोस्तों। और ये लूनी राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है लूनी। चंबल राजस्थान की 12 मासी नदी है। ठीक है दोस्तों। चंबल कौन सी नदी है? राजस्थान की एकमात्र नदी जो 12 महीने कंटिन्यू बहती है। ठीक है दोस्तों। व्याख्या देखते हैं। सरस्वती इसका आंसर आ जाएगा। राजस्थान में प्राचीन काल में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी की धारा है। वैदिक काल यह द्विस्वती नदी कहलाती थी। ठीक है दोस्तों। इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रासिया जनजाति कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? ग्रासिया जनजाति का मुखिया को क्या कहते हैं? दे रखे हैं गोमती, सहरोल, भगत और सहलौत। तो क्या कहेंगे दोस्तों इसमें? क्या आ जाएगा इसका आंसर? सहलौत। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन द क्या आएगा? सहलौत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, क्लर्क ग्रेड सेकंड में और जूनियर असिस्टेंट 2024 पेपर में ये आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो बीएसटीसी और पीटीईटी में आएंगे। ठीक है दोस्तों। जो कि एक तो कौन सा आ जाएगा? कौन सा हिस्सा नहीं था इसमें? हनुमानगढ़ भी था, गंगानगर भी था और बीकानेर भी था। ये तीनों तो प्रथम परियोजना में शामिल थे, जबकि जोधपुर ये नहीं था। ठीक है दोस्तों। प्रथम चरण में नहर की लंबाई कितनी थी? 204 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। प्रथम चरण में, जो कि हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर शामिल थे, जबकि जोधपुर परियोजना का हिस्सा नहीं था। ये दूसरी परियोजना में है, मतलब दूसरे चरण में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के प्रथम चरण में राजस्थान फीडर सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल शाखा का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ 3075 किमी लंबी वितरित नहरों का निर्माण भी हुआ। इसका 2 चरणों में निर्माण हुआ है इंदिरा गांधी नहरों में। इससे 10 जिलों में पेयजल की सुविधा हुई और 19.38 लाख हेक्टेयर में कृषि कार्य होता है। ठीक है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 649 किमी। ठीक है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किमी। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा वृंदावन। वृंदावन को आपको मालूम ही होगा दोस्तों, वृंदावन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बात हो रही है दूसरे वृंदावन की ओर। वह देश का पेरिस। देश का पेरिस। वैसे पेरिस किसकी राजधानी है दोस्तों? फ्रांस की। किसकी राजधानी है? फ्रांस की। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। जो किस नदी पे है? सीन पे। ठीक है दोस्तों। सीन नदी पर है पेरिस। तो दूसरा वृंदावन व देश का पेरिस किससे कहेंगे दोस्तों? नाथद्वारा को कहेंगे, या उदयपुर को, जयपुर को, या बूंदी को? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों इसमें? जयपुर। जयपुर को राजस्थान का, भारत का पेरिस व दूसरा वृंदावन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर होने के कारण इसे दूसरा वृंदावन भी कहते हैं। नाथद्वारा जो कि श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों। बूंदी, देखो बूंदी को क्या कहते हैं? छोटी काशी। ठीक है दोस्तों। छोटी काशी कहते हैं। उदयपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों? झीलों की नगरी। ठीक है दोस्तों। उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी व्याख्या। दूसरा वृंदावन में भारत का पेरिस राजस्थान में जयपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 17। बीकानेर के निकट सम्रास्थल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? बीकानेर के निकट सम्रास्थल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? कौन से ऐसे संत हुए थे जिन्होंने अपनी कर्म स्थली सम्रास्थल को बनाया? किसने बनाया दोस्तों? गोगा जी ने बनाया, या बापू जी ने, या धन्ना जी ने? तो इनमें से कौन, या जम्बो जी ने? कौन सा आगे इनमें आंसर? जम्बो जी। सम्रास्थल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया था? जम्बो जी ने। ठीक है दोस्तों। जम्बो जी ने, जिसने विष्णुई 20+9 विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न 18। रिक्को की स्थापना कभी दोस्तों? 1980 में। ठीक है। ने किसे बढ़ावा देने के लिए कृषि खाद्य पार्क की स्थापना की है? तो किसको बढ़ावा देने के लिए की है दोस्तों ये? रिक्को ने किसने बढ़ावा देने के लिए कृषि खाद्य पार्क विकसित किए? किसको कृषि आधारित उद्योगों को। व्याख्या देखते हैं। कृषि आधारित उद्योगों को। रिक्को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिक्को स्थापना 1980। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और उनसे संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन करना। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 19। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सूखे
वेस्टर्न कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 10। ठीक है दोस्तों, कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांट रखा है राजस्थान को? 10 में। ठीक है, 10 में। तो ये बात कर रहे हैं सूखे वेस्टर्न कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? वेस्टर्न में ये सीकर भी नहीं आएगा, पाली भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा आएगा? बीकानेर। ठीक है दोस्तों, कौन सा आ जाएगा? बीकानेर। व्याख्या देखते हैं। अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान क्षेत्र IC सबसे बड़े कृषि जलवायु क्षेत्रों में से एक है, जहां सिंचाई की सुविधाओं की कमी के बावजूद कृषि होती है। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिले राजस्थान के अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी कि IC में आते हैं। 10 जोन में बांट रखा है कृषि जलवायु क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेवाड़ की किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? मेवाड़ की किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन अपना। तो कौन सा जाएगा? महाराणा प्रताप। ये तो हो ही नहीं सकता, महाराणा प्रताप ने तो अकबर से कितने युद्ध लड़े थे दोस्तों, जैसे हो ही नहीं सकता। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, कुंभलगढ़ का युद्ध हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा महाराणा प्रताप और अकबर ने, उसके बाद कुंभलगढ़ का हुआ 1582 में। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उदय सिंह ये भी अकबर के साथ युद्ध लड़ा था 1568 67 68 में। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। जगत सिंह उसके शासन का आसपास था नहीं, बचा अमर सिंह। अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह के कहने पर और अपनी राज्य की जर्जर होती अर्थव्यवस्था के कारण मुगलों से संधि करने के लिए भी विवश हो गए थे। इस कारण अमर सिंह ने मुगलों से संधि की थी मेवाड़ की ओर से। ठीक है दोस्तों, कब करी थी संधि? 1615 ईस्वी में। कब करी थी? 1615 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये संधि हुई थी मेवाड़ और मुगलों के बीच में 1615 ईस्वी में। अब चलते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। अमर सिंह आ जाएगा टेंशन। सभी सामंतों, दरबारियों व कुंवर करण सिंह के निवेदन पर राणा अमर सिंह ने अपना मन मारकर यह संधि करने के लिए तैयार नहीं था, परंतु ये दबाव में सामंतों, दरबारियों और कुंवर करण सिंह के कहने पर मुगलों से 5 फरवरी 1615 में संधि की। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक बना। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का पहला शासक बना। तो मेवाड़ का पहला शासक कौन था जिसने मुगलों से संधि करी? महाराणा अमर सिंह। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।